हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और हम इसमें जो पढ़ रहे थे वो था दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के आखिरी पड़ाव पे आज रहने वाले हैं बच्चों, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में जो कि गुलाम वंश के आधार की एक बहुत बड़ी संरचना को प्रदर्शित करता है बच्चों, ठीक है ना। और वो शासक है बच्चों आज गयासुद्दीन बलबन, जो कि अगर कहें कि गयासुद्दीन बलबन महत्वपूर्ण शासकों में इल्तुतमिश के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण शासक हुआ तो वो बलबन था बच्चों, ठीक है। आज पूरे उसके इतिहास के बारे में देखेंगे। कल तक हमने जो है नासिरुद्दीन महमूद तक देख लिया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों जा करके जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज गयासुद्दीन बलबन को, जिसका काल जो है बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि 1265 से स्टार्ट होता है, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि 1266 से स्टार्ट होता है बच्चों। लेकिन अगर देखा जाए तो नासिरुद्दीन महमूद को इसने कब मारा था बच्चों, तो 1265 में मारा था बच्चों। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जो है उथल पुथल की राजनीति हुई वहाँ पे, और फाइनली ये 1266 में गद्दी पे बैठ जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये है कि अपनी पुत्री की शादी जो है बच्चों ये नासिरुद्दीन महमूद से करवाता है और फिर उसे मार करके राजा बनता है ये। तो आइए पहले इसका इतिहास एक बार देखें, फिर चलते हैं आगे। चूँकि बच्चों ये भी एक तुर्की ही था, कहते हैं कि इलवरी जाति का था बच्चों, इलवरी तुर्क ही था ये। और ये जो है बचपन में ही इसे खरीद लिया गया था। और किसके द्वारा खरीदा गया था बच्चों, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के द्वारा बच्चों। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने इसे खरीद करके, बलबन को खरीद के दिल्ली लेके आता है। और जब दिल्ली लेकर के आता है तो दिल्ली लाने के बाद इसे वो बेच देता है, किसको, इल्तुतमिश को बच्चों, ठीक है ना। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी जो है वो खरीद के तो लाता है, लेकिन लाने के बाद वो इल्तुतमिश को बेच देता है। और इल्तुतमिश कब खरीदता है, ग्वालियर का जब ये युद्ध विजेता होता है और ग्वालियर जब जीत करके आता है तब जो है इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीदा। अब देखिए यहाँ पे ख़रीद फ़रोख्त की जो प्रक्रियाएं हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि जो गुलाम हुआ करते थे बच्चों उनको कोई एक व्यक्ति ख़रीद करके वो जा कर के राजा को बेच देता था। और इल्तुतमिश ने इसीलिए इसको ख़रीदा था क्योंकि इसके पास वो योग्यताएँ थी बच्चों। उस कम उम्र में भी इसके पास जितनी योग्यता थी उस आधार पे इल्तुतमिश ने इसको ख़रीद लिया। और आगे अब देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे जो गयासुद्दीन बलबन था वो रजिया के काल में, याद रखिएगा, रजिया सुल्तान के काल में आमीर शिकार के पद पे था बच्चों ये, ठीक है। जब रजिया सुल्तान बनी थी 1236 से लेकर के 1240 तक, तो उसके काल में बच्चों ये आमीर शिकार के पद पे था। और आमीर शिकार के पद पे रहते रहते जब रजिया इस पद से हटाई जाती है तो इसका पद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा पद जो था वो सुल्तान के पर्यंत था बच्चों। जैसे सुल्तान हट जाती है तो इसका भी पद समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन वापस जब बहराम शाह आता है बच्चों, रजिया के बाद जो शासक आता है बहराम शाह, वो बहराम शाह इसे फिर से जो है इसकी योग्यता के कारण ही, देखिए इसके पास इतनी योग्यताएं थी बच्चों, इसकी योग्यता के कारण अगला शासक जो बहराम शाह आता है वो भी आमीर आखूर के पद पे इसको नियुक्त कर देता है बच्चों। आज जो मैंने कंटेंट रखा है बलबन के बारे में, मध्यकालीन भारत का जो ये सेशन है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मैं चीज़ आपको देने वाला हूँ बच्चों, ठीक है ना, ये समझिएगा। अब आगे देखेंगे तो बहराम शाह ने इसको आमीर आखूर के पद पे नियुक्त किया था। फिर आगे देखेंगे जब बहराम शाह की आदि की मृत्यु हो जाती है तो एक महत्वपूर्ण नाम आता है बच्चों नासिरुद्दीन महमूद की। और नासिरुद्दीन महमूद जब बनता है शासक 1246 के आसपास, तो उसने अपनी सारी शक्ति जो है वो बलबन को दे देता है और कहता है कि भाई अपना, बलबन भी कहता है कि काम करिए, आप जो है मौज करिए, हम जो है पूरे के पूरे प्रशासन को संभालेंगे। लेकिन उसको ये चीज़ खटक रही थी, बलबन ये समझ जा रहा था कि अगर कोई कूटनीति उपाय नहीं लगाया जाएगा बच्चों तो यहाँ तक मैं जो है इन्हीं पद पे रहता एक दिन ऐसा होगा मैं मर जाऊँगा। वैसे भी तो बूढ़ा हो ही चुका था बच्चों, लगभग, ठीक है ना, अधेड़ हो चुका था। तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उगलू खां की उपाधि दी थी। जो नासिरुद्दीन महमूद था इसे उलुग खां की उपाधि दी थी, और उलुग खां की उपाधि से बलबन को नवाजा गया था बच्चों, ठीक है ना। अब बलबन के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम यहाँ पे राजा का संबंधी बन जाए, राजा का और करीबी बन जाएं। अगर राजा का करीबी बन जाते हैं तो सुल्तान बनने के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसलिए नासिरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी बेटी की शादी करा दी बच्चों, याद रखिएगा। नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी की शादी करा देती है,
बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी की शादी करा दी ताकि क्या बन जाए, वो उसका संबंधी बन जाए। और वो गुलाम से सीधे बच्चों क्या बन गया, संबंधी बन गया। और संबंधी बनने के कारण बच्चों वो सीधे ही क्या करने लगा, राजा के प्रशासन को वो संभालने लगा बच्चों। ठीक है। अब जब धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद ये खुद जब देखता है कि अब मेरे राजा बनने के मार्ग में बहुत सारे रोड़ा आ जाएंगे, और देखा कि राजा बनने के मार्ग में खुद नासिरुद्दीन महमूद आ रहा है, तो उसने अपने दामाद नासिरुद्दीन महमूद को ही मार दिया बच्चों। ठीक है ना। और नासिरुद्दीन महमूद को मारने के बाद बच्चों ये 1265 क्योंकि 1265 में नासिरुद्दीन महमूद को ये मारता है, और उसके बाद 1265 या 66 के अंदर जो है बच्चों ये बैठ जाता है दिल्ली के गद्दी के ऊपर। अब देखिए, अब यहीं से इसका एक महत्वपूर्ण काल चालू होता है। सबसे पहले जब ये गद्दी पे आता है तो इसके खिलाफ जो है बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। पहली चुनौती थी तुर्कान चहलगानी की, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था। उसके बाद राजपूतों का, उसके बाद बंगाल में विद्रोहों का, और आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन पे प्रशासन, क्योंकि वो सारे विद्रोह कर रहे थे, इसको राजा मानने से यहाँ पे इनकार कर रहे थे। क्योंकि अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी वो राजा का या तो पुत्र या पुत्री बन रहा था यहाँ पे सुल्तान, लेकिन ये न तो राजा का पुत्र था न राजा की पुत्री थे, ये तो एक राजा को अपने बेटी दे करके उसका एक संबंधी बन चुका था, और संबंधी बनने के बाद इसने सत्ता को हथिया लिया बच्चों। ठीक है ना। अब जब आगे देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया इसके पास 3-4 चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती क्या थी कि ये तुर्कान चहलगानी, दूसरी चुनौती थी मंगोलों का आक्रमण, तीसरी चुनौती थी बच्चों बंगाल में जो विद्रोह इसके काल में होता था, और चौथी चुनौती थी जो मेवाती थे या जो राजपूत थे उनका विद्रोह बच्चों। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप एक बात देखेंगे कि बलबन के काल में लखनौती जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी वो विद्रोहों का नगर कहलाया बच्चों। ठीक है ना। वो विद्रोहों का नगर कहलाया जो लखनौती थी। लखनौती आज जो बंगाल की राजधानी आप कोलकाता देख रहे हैं, उस समय बंगाल की राजधानी लखनौती हुआ करता था बच्चों। ठीक है ना। और लखनौती जो था उस समय बलबन के काल में विद्रोहों का नगर कहा जाता था, क्योंकि बार बार यहाँ पे विद्रोह हो जाते थे। बलबन किसी को भेजता भी यहाँ तक विद्रोह समाप्त करने के लिए, और जैसे विद्रोह समाप्त करके वो लोग आते वापस से विद्रोह हो जाता था। ठीक है। तो उस काल में 4 चुनौतियाँ मुख्य प्रकार से बलबन के सामने थी। मंगोलों से भी निपटना था, मेवातियों राजपूतों से भी निपटना था, बंगाल में विद्रोहियों के खिलाफ भी निपटना था, और आप कह सकते हैं कि तुर्कान चहलगानी को भी वो हैंडल करना चाहता था बच्चों। ठीक है ना। क्योंकि तुर्कान चहलगानी जो है बच्चों वो कहीं ना कहीं प्रशासन में अपना एक प्रभुत्व समझती थी, और प्रशासन में डायरेक्ट हिस्सा लेती थी बच्चों। ठीक है ना। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने षड्यंत्र करके शासक को भी मरवा दिया, और अपनी मर्जी के शासक को वहाँ पे बैठाया बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए आगे यहाँ पे अब ये करता क्या है, जब विद्रोहों को समाप्त करना है, इन सब से निपटना है, तो उसने सबसे पहले केंद्रीय सैन्य बल की यानी केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना करता है वो बच्चों। ठीक है ना। केंद्रीय सैन्य विभाग जिसका नाम है दीवाने अर्ज बच्चों, याद रखिएगा, दीवाने अर्ज की स्थापना करता है, जो कि एक केंद्रीय सैन्य विभाग था। और केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना होने के कारण गुप्तचरों की स्थापना करता है। इसका देखिए, इसके प्रशासन का मुख्य कारण क्या था, गुप्तचर थे, और ये जो है आपका दीवाने अर्ज था, जिससे कि ये विद्रोहों से निपट सकता था, या फिर गुप्तचर की सहायता से ये पता कर सकता था कि इसके खिलाफ षड्यंत्र क्या चल रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो तुर्क चहलगानी वगैरह थे, ये लोग षड्यंत्र करके राजा को मार दिया करते थे बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट करता है। ठीक है बच्चों, अपने सैनिकों को नगद वेतन देता है। दूसरी चीज़, वृद्ध व अयोग्य सैनिकों को पेंशन दे करके वो मुक्त कर देता था, क्योंकि अगर वो वृद्ध हैं, अयोग्य हैं, तो उसके शासन में उसका कोई काम नहीं होता था बच्चों। क्योंकि वैसे भी ये अयोग्य और वृद्ध हैं तो कोई लड़ाई लड़ पाएंगे नहीं, और ये क्या होगा, लड़ाई हार जाएगा बच्चों। इसलिए जितने भी वृद्ध थे, जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं कि अयोग्य सैनिक थे, उनको बाहर निकाल दिए पेंशन दे करके। बाकी जो है वो योग्य सैनिकों को रखने लगा, ताकि किसी से भी, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने आपको बताया था कि 1221 ईस्वी के अंदर हुआ था मंगोलों का आक्रमण बच्चों। ठीक है ना। और मंगोलों के आक्रमण से इल्तुतमिश ने किस तरह से भारत की रक्षा की थी, उसी चीज़ को, उसी नीतियों को ये आगे लाने के लिए इसने सैन्य विभाग में सुधार करना बच्चों प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को अनिवार्य बना दिया। ये एक प्रथा थी बच्चों, सिजदा और पाबोस। ये है क्या, राजा यानी सुल्तान के सामने सिर झुकाकर, लेट करके सिर झुकाना, और सुल्तान के चरणों को चूमना जो है सिजदा और पाबोस की प्रथा कहलाई बच्चों। ठीक है ना।
सुल्तान को झुक के प्रणाम करना और उसके कदमों को चूमना जो है बच्चों सिजदा और पाबोस को अनिवार्य बना दिया। राजा के सामने अगर आप आओगे तो आपको जो है सिजदा और पाबोस करना पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने आप को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था। इसने बताया कि धरती पे जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा को निरंकुश होना ही चाहिए, क्योंकि राजा अगर निरंकुश नहीं रहेगा तो राजा ही वो नहीं कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। दूसरी इसकी राजत्व की नीति क्या थी, ये न्यायप्रिय था बच्चों, याद रखिएगा, ये न्यायप्रिय था। कहता था कि राजा जो है न्याय के जो है वो समक्ष होना चाहिए, राजा को जब भी न्याय करना चाहिए तो एक उचित न्याय करना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। तो आप कह सकते हैं ये एक न्यायप्रिय भी था, ठीक है। अब जब भी आप आगे देखेंगे तो इसने अपने आप को जब ये राजा बनता है तो राजा बनने के साथ ये मदिरा जो भी मांस वगैरह ये सब छोड़ देता है। कारण क्या था, क्योंकि ये ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को समझता था बच्चों, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो फारसी रीति रिवाज से नौरोज़ उत्सव प्रारंभ करवाया। नौरोज़ जो कि पारसी धर्म का जो है बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है और उसका ये प्रारंभ कौन करवाता है, बलबन करवाता है फारसी रीति रिवाज के आधार पे, याद रहेगा नौरोज़ उत्सव को। अब आप देखेंगे कि अपने विद्रोहियों के लिए लौह रक्त की नीति अपनाई। विद्रोहियों के लिए मतलब इसने कहा कि जिस व्यक्ति ने विद्रोह किया, जिस शासक ने विद्रोह किया, उसके लिए हम क्या करेंगे, लौह या रक्त। लौह रक्त की नीति का मतलब क्या होता है बच्चों, लौह का मतलब तलवार होता है, रक्त का मतलब आप जानते हैं खून, मतलब तलवार से उसको जवाब दिया जाएगा। इसलिए अपने विरोधियों के खिलाफ इसने कौन सी नीति अपनाई, लौह रक्त की नीति अपनाई बच्चों, ठीक है ना। लौह और रक्त की नीति याद रखना आपको। फिर अपने दरबार को इसने ईरानी परंपरा के आधार पे पूरा का पूरा सजाया था बच्चों, क्योंकि ये अपने आप को ईरानी वंशज समझता था बच्चों, ठीक है ना, ईरान का ही वंशज समझता था और अपने आप को इस तरह से पेश करता था कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच अंतर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। इसका कहना था कि जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे हाथ जो है तलवार के मुठ तक पहुँच जाते हैं और जी करता है कि उनका हम गर्दन उड़ा दें बच्चों, इसका ये मानना था, ठीक है ना। ये अपने आप को एक उच्च कुल का साबित करना चाहता था, इसलिए बार बार कहता था कि जब भी मैं एक निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी हाथें जो है तलवार के मुंह तक जाती है और मन करता है उसका गर्दन में उड़ा दूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो थी, इसके दिमाग में चलती थी बच्चों, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि कुरान के नियमों पर शासन चलाता था। ये जो भी कुरान पे नियम थे, कुरान के नियमों पे ही शासन चलाता था, क्योंकि आप देखेंगे कुरान जो है वो मुस्लिम धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और महत्वपूर्ण ग्रंथ के साथ साथ जो है उसमें बहुत सारे जो है नियम भी लागू किए गए हैं कि मुसलमानों को इस प्रकार से रहना चाहिए, मुसलमानों को ये नहीं खाना चाहिए, मुसलमानों को वो नहीं खाना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो कुरान के अंदर लिखी गई हैं और कुरान आप कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के जो भी उपदेश हैं वो इसके अंदर वर्णित है बच्चों, ठीक है ना। अब मैंने आपको कुरान के बारे में उस दिन बताया भी था, 114 अध्यायों में बच्चों ये बटा हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे सिक्कों पे खलीफा का नाम अंकित करवाया। अब ये खलीफा का नाम अंकित क्यों कराया था सिक्कों के ऊपर, क्योंकि जो खलीफा हुआ करता था बगदाद का, वही सुल्तान की उपाधि धारण करवाता था किसी को भी। अगर वो एक बार कहता था कि नहीं आप सुल्तान नहीं होना तो फिर इसका सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाता, तो खलीफा भी जो है वो क्यों मना करता, ठीक है ना, क्योंकि उसके नाम का मतलब कह सकते हैं चमचागिरी। याद रहेगा बच्चों, ये चमचागिरी के नाम पे क्या है, खलीफा का जो है नाम उत्कीर्ण करवाता है और खलीफा के नाम जो है सिक्कों पे उत्कीर्ण कराने के साथ साथ खुतबे भी पढ़ता है बच्चों उस पर, ठीक है ना। और बताया जाता है कि बलबन जो है दिन में 5 बार नमाज जरूर पढ़ता था, मतलब अपने आप को एक जो है ईश्वर का प्रतिनिधि, एक श्रेष्ठ राजा साबित करने का प्रयास करता था बच्चों, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे आते हैं, देखेंगे तुर्काने चहलगामी को इसने समाप्त कर दिया बच्चों, क्योंकि इसकी एक चुनौती थी। ये मैंने कहा ना बलबन के सामने 4 चुनौतियाँ थीं बच्चों। पहली चुनौती तुर्काने चहलगानी, दूसरी चुनौती मंगोलों का आक्रमण, तीसरी चुनौती बंगाल विद्रोह और चौथी थी राजपूत और मेवातियों का वहाँ पे विद्रोह, बार बार विद्रोह होना बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया कि बंगाल से वो निपटता है, बंगाल को विद्रोहियों का जो शहर का है तो उसने अपनी सेना को भेजकर बंगाल से निपटता है। दूसरी बात, उसने मंगोलों के आक्रमण के लिए दीवाने अर्ज गुप्तचर व्यवस्था ये सब की व्यवस्था करता है बच्चों। लौह रक्त की नीति के द्वारा जो है वो राजपूतों मेवातियों से निपटने की भी एक व्यवस्था करता है। अब बच गया बच्चों यहाँ पे एक और मात्र इसकी चुनौती, वो थी तुर्काने चहलगानी, और इसे इसने समाप्त कर दिया। 400 सरदारों की पदों को इसने समाप्त कर दिया। और आपको पूछा जाएगा
तुर्काने चहलगानी स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ख़त्म किसने किया? तो बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में या कह सकते उनके दरबार में दो मुख्य कवि हुआ करते थे, फारसी कवि बच्चों। कौन से फारसी कवि थे? कौन कौन से थे बच्चों? तो आमिर खुसरो और आमिर हसन। आमिर खुसरो और आमिर हसन जो हैं वो बलबन के फारसी कवि थे, उनके दरबारी कवि। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे तो मौलाना हमीदुल्लाह मुतरीज। ठीक है बच्चों, मौलाना हमीदुद्दीन मुतरीज जो है वो प्रसिद्ध ज्योतिष और चिकित्सक था बच्चों। ठीक है ना, मतलब बलबन के काल में ये मुतरीज जो था वो प्रसिद्ध ज्योतिष था और चिकित्सक भी था। तो आप याद रख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से अगर, तो कैसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति जो हैं, निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा बलबन के दरबार से संबंधित है। ठीक है ना, तो आपको दे देगा मौलाना हमीदुद्दीन मुतरीज बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे बलबन ने खुद को अफरासियाब का वंशज बताया। अफरासियाब जो है ईरान का एक वंशज हुआ करता था बच्चों, ईरानी अपने आप को बताना चाहता था वो, क्योंकि ईरानी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है कि उसने अपने दरबार को ईरानी परंपरा पे सजाया था, यानी कि वो बताना चाहता था कि मैं ईरान के अफरासियाब का वंशज हूँ बच्चों। और ये उसने घोषित किया था जिससे कि सारे मुसलमान जो हैं वो थोड़ा सा इससे संतुष्ट हो जाएं। ये सारा काम, ये सारी नीतियाँ जो है ना वो लोगों में संतुष्टि के लिए, क्योंकि जब ये राजा बना ना तो बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये वंशानुगत पद का जो है ना ये अपवाद था बच्चों। क्योंकि राजा के बाद उसका बेटा बैठता था या बेटी बैठती थी, लेकिन ये ना राजा का बेटा था ना बेटी थी ना उसके ख़ानदान का था, केवल ये क्या था, ये गुलाम था। और धीरे धीरे ये कहाँ तक पहुँच गया बच्चों, ये जो है राजा के पद तक पहुँच जाता है। ठीक है, अपनी कूटनीति और अपने चालाकी के दम पे बच्चों। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इसकी जो मृत्यु होती है ना, इसका जो बड़ा बेटा था, जब इसके बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसी के शोक में बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि बलबन की भी मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी के अंदर बच्चों। ठीक है ना, और 1287 में जब इसकी मृत्यु होती है बच्चों तो इसको दफनाया कहाँ जाता है? तो आप याद रखेंगे दिल्ली में एक जगह है बच्चों मेहरौली। मेहरौली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के पीछे ही जो है बलबन का मकबरा स्थित है। तो आपको कभी भी पूछा जाएगा बलबन का मकबरा कहाँ पे है, तो बताएंगे दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे है? मेहरौली में, कुतुब मीनार के पीछे। याद रखेंगे ना बच्चों, कुतुब मीनार के पीछे से दफनाया गया था। और अपने जीवन काल में किसी ने नहीं बनवाया था उस मकबरे को, इसने खुद बनवाया था अपने जीवन काल के समय। ठीक है बच्चों, बलबन ने अपने जीवन काल के समय अपना मकबरा खुद ही बनवाया था, इसलिए याद रखिएगा बलबन का मकबरा बलबन ने ही बनवाया था बच्चों। ठीक है ना, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे, बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति में भारत का पहला मकबरा है बच्चों। ठीक है, शुद्ध इस्लामी पद्धति में बलबन का मकबरा जो है वो क्या है, भारत का पहला मकबरा है। इसे भी आप याद रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आपको बलबन के बारे में लिखा है यहाँ पे, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में जाने का कोई गुंजाइश ही नहीं बच्चों। ठीक है ना, अब जब बलबन मर जाता है तो बलबन के बाद कैकुवाद आता है, 1287 से 1290 तक शासन करता है। और कैकुवाद के शासनकाल में ही बच्चों एक तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो कि गुलाम वंश की जब विनाश हो जाता है 1290 में, उसके बाद खलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खलजी। वो एक तुर्क सरदार था, किसके शासनकाल में? तो कैकुवाद के शासनकाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था बच्चों। ठीक है ना, शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जो कि 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको मार करके जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 के अंदर बच्चों। ठीक है ना, 1290 से लेकर 1320 तक जो है आपका खलजी वंश चलता है, जो कि हम अगले सेशन में इसका चर्चा करेंगे बच्चों। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।